मर्दम शुमारी के मामले पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 5 अप्रैल को होगा। इजलास में सियासी जमातों के मर्दम शुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात व एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी ने मर्दम शुमारी के जारी अमल पर वफाकी हुकूमत को एतराज़ात से आगाह किया। इजलास में MQM का वक्त भी शरीक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये फैसला हो सकता है क्योंकि उन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कल मुल्क के एक और वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में साबिक विभागी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम भी करार दे दिया। PTI रहनुमा का कहना था कि ऐसे जजों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान का जिम्मेदार है। जहाँ इस फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। सहूलतकारों के कहने पर आइन तोड़ा। कहते थे मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की और अब कहते हो वो तशद्दुद कर रहे हैं। पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफिरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तुम फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोर और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नाअहल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार। एलामिया के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 90 दिन में इलेक्शन ना होने पर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमले का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया है, जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। उनका कहना था निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए था, जो वो अदा नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी IT पंजाब और CCPO लाहौर जराइम पेशा है। PTI ने सियासी दर्जा हरारत और तनाव में कमी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। PTI रहनुमा असद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंचे और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। जराये के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने सिराजुल हक से कहा कि आपने 2014 में भी बहरान खत्म करने में किरदार अदा किया था, मौजूदा बहरान खत्म करने में भी मदद करें और आईन और कानून का साथ दें। सिराजुल हक ने जवाब दिया कि PTI पहले ग्रीन सिग्नल दे। भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तमाई ज़्यादती और 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचमहल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम के और इज्तमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में 20 साल पुराने केस में मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 39 मुल्ज़िमान में से 13 मुल्ज़िमान को दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मर्दम शुमारी के मामले पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 5 अप्रैल को होगा। इजलास में सियासी जमातों के मर्दम शुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी ने मर्दम शुमारी के जारी अमल पर वफाकी हुकूमत को इतराज़ात से आगाह किया। इजलास में MQM का वफ़द भी शरीक होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि मर्दम शुमारी के मामले पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 5 अप्रैल को होगा। इजलास में सियासी जमातों के मर्दम शुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी ने मर्दम शुमारी के जारी अमल पर वफाकी हुकूमत को इतराज़ात से आगाह किया। इजलास में MQM का वफ़द भी शरीक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये फैसला हो सकता है क्योंकि इन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनमें से एक फैसला जो आर्टिकल 63 से मुतल्लिक है, इसे हर कानून समझने वाले फर्द ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया है। बज़ाहिर ऐसे मालूम हो रहा है वो इलेक्शन अल्तवा के मामले को खुद निपटाने पर बाज़िद है। इन जजों ने फुल कोर्ट के इस्तदा मुस्तरद करते हुए अक्सरियती साथी जजों की बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेरे गौर है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये फैसला हो सकता है क्योंकि इन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनमें से एक फैसला जो आर्टिकल 63 से मुतल्लिक है, इसे हर कानून समझने वाले फर्द ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया है। बज़ाहिर ऐसे मालूम हो रहा है वो इलेक्शन अल्तवा के मामले को खुद निपटाने पर बाज़िद हैं। इन जजों ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अक्सरियती साथी जजों की बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। इलामिया के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में शरीक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से अहम फैसले करते हुए कहा गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। इनहराफ मुल्क को तबाह कुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। लामिया के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में शरीक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से अहम फैसले करते हुए कहा गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए। इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजारत तजारत ने इसराइल से तजारत की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत ने कहा कि इसराइल से तजारती ताल्लुकात हैं और ना ही ये इस्तवार करना चाहते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के मबैन तजारती ताल्लुकात इस्तवार होने की अफवाहें प्रोपेगेंडा है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज का गलत मतलब अखज़ किया गया। कांग्रेस ने भी इसे ऑफिशियल तजारत नहीं कहा। पाकिस्तानी यहूदी फेशल बैंक खल्द ने ज़्यादा हैसियत से खाने पीने की अशिया के 3 नमूने मुत्तहिदा अरब अमारात से यरूशलेम और हीफा भिजवाए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस इक़दाम की किसी सूरत मुआवनत नहीं की और ना ही बैंकारी या ऑफिशियल चैलेंज को इस्तेमाल किया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वजारत तजारत ने इसराइल से तजारत की तरदीद कर दी है।
ترجمان وزارت نے کہا کہ اسرائیل سے تجارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی استوار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے مابین تجارتی تعلقات استوار ہونے کی افواہیں محض پروپیگنڈا ہیں۔ امریکی یہودی کانگریس کی پریس ریلیز کا غلط مطلب اخذ کیا گیا۔ کانگریس نے بھی اسے آفیشل تجارت نہیں کہا۔ پاکستانی یہودی فیشل بینک خلد میں ذاتی حیثیت سے کھانے پینے کی اشیاء کے 3 نمونے متحدہ عرب امارات سے یروشلم اور حیفا بھجوائے۔ حکومت پاکستان نے اس اقدام کی کسی صورت میں معاونت نہیں کی اور نہ ہی بینکاری یا آفیشل چیلنج استعمال کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 90 روز میں الیکشن نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر نیا الزام عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے، جس کے لیے مجھ پر دباؤ بھی ڈالا گیا۔ لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر پر حملے سے متعلق کیس تیار کر لیا ہے جو جلد ہی فائل کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور جرائم پیشہ ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عارف الوی اب اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 90 روز میں الیکشن نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر نیا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے، جس کے لیے مجھ پر دباؤ بھی ڈالا گیا۔ لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر پر حملے سے متعلق کیس تیار کر لیا ہے جو جلد ہی فائل کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور جرائم پیشہ ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عارف الوی اب اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر تو دور کی بات ہے، یہ 8 جون کا دن بھی نہیں دیکھیں گے۔ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی 0 نکلے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 3 جسٹس کے خلاف ریفرنس کے معاملے کا بیان رانا ثناءاللہ جیسا شخص ہی دے سکتا ہے۔ ان ججز نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججز سے من پسند فیصلے لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی 0 نکلے گا۔ ملک میں جمہوریت انارکی کی طرف چلی جائے گی۔ مسئلہ 90 روز میں الیکشن کا ہے جو 13 جماعتوں کے ٹولے کی سیاسی موت ثابت ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر شیخ رشید کے بیان کے حوالے سے آگاہ کرے کہ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر تو دور کی بات ہے، یہ 8 جون کا دن بھی نہیں دیکھیں گے۔ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی 0 نکلے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 3 جسٹس کے خلاف ریفرنس کے معاملے کا بیان رانا ثناءاللہ جیسا شخص ہی دے سکتا ہے۔ ان ججز نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججز سے من پسند فیصلے لیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی 0 نکلے گا۔ ملک میں جمہوریت انارکی کی طرف چلی جائے گی۔ مسئلہ 90 روز میں الیکشن کا ہے جو 13 جماعتوں کے ٹولے کی سیاسی موت ثابت ہوگا۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کا ذمہ دار ہے۔ جہاں جہاں اس فتنے اور فساد کا سہولت کار ہے وہ قوم کا مجرم ہے۔ سہولت کاروں کے کہنے پر آئین توڑا۔ کہتے تھے کہ محسن نقوی نے میری حکومت کے خلاف عالمی سازش کی اور اب کہتے ہو وہ تشدد کر رہے ہیں۔ پیٹرول بم برسانے والے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تم فورن فنڈنگ، گھڑی چور اور اپنی بیٹی کو بیٹی نہ ماننے کی وجہ سے نااہل ہوگے۔ ملک کو تم جیسے فتنے اور فسادی سے نجات دلا کر دم لیں گے۔ نوجوانوں کو تمہارے جیسے شر سے نجات دلائیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کا ذمہ دار ہے۔ جہاں جہاں اس فتنے اور فساد کا سہولت کار ہے وہ قوم کا مجرم ہے۔ سہولت کاروں کے کہنے پر آئین توڑا۔
کہتے تھے محسن نقوی نے میری حکومت کے خلاف عالمی سازش کی اور اب کہتے ہو وہ تشدد کر رہی ہیں، پیٹرول بم برسانے والے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تم فوراً فنڈنگ، گڑی چور اور اپنی بیٹی کو بیٹی نہ ماننے کی وجہ سے نااہل ہوگے، ملک کو تم جیسے فتنے اور فسادی سے نجات دلا کر دم لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ پیر کے روز ملک کے ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ ایک انٹرویو میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ تو دے چکی ہے، اب 3 رکنی بینچ صرف عمل درآمد کا بینچ ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے کارکنوں کی ضمانت میں تاخیر کرنے والے ججز کو مجرم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ایسے ججوں کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرے گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ پیر کے روز ملک کے ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ ایک انٹرویو میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ تو دے چکی ہے، اب 3 رکنی بینچ صرف عمل درآمد کا بینچ ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے کارکنوں کی ضمانت میں تاخیر کرنے والے ججوں کو مجرم بھی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ایسے ججوں کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے جماعت اسلامی سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اور سینیٹر اعجاز چودھری لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ پہنچے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے سراج الحق سے کہا کہ آپ نے 2014 میں بھی بحران ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا، موجودہ بحران ختم کرنے میں بھی مدد کرے اور آئین و قانون کا ساتھ دے۔ سراج الحق نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی پہلے گرین سگنل دے، وہ پھر بات کریں گے۔ کسی ادارے کی ثالثی سے بہتر ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مسئلہ حل کرے۔ سراج الحق کی بات پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان سے بات کر کے جواب دیں گے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سابق چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس ریٹائرڈ حاذق الخیری انتقال کر کے اہل خانہ کے مطابق نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مبارک مسجد ڈی ایچ اے فیز 5 میں ادا کی جائے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ حاذق الخیری سندھ ہائی کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بطور صوبائی محتسب پرنسپل سندھ مسلم لاء کالج میں بھی خدمات انجام دی۔ جسٹس ریٹائرڈ حاذق الخیری اردو کے معروف ادیب علامہ راشد الخیری کے پوتے تھے۔ گجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد کمرہ عدالت میں دیرینہ دشمنی کی بنا پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں ملزم غضنفر کو وکیل کے یونیفارم میں کمرہ عدالت میں آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کر کے قتل کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ کے بعد پولیس نے موقع پر ہی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقتول 3 افراد کے قتل میں ملوث تھا۔ جی بالکل، آپ کو اسی خبر سے ایک بار پھر آگاہ کرے کہ گجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد کمرہ عدالت میں دیرینہ دشمنی کی بنا پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں ملزم غضنفر کو وکیل کے یونیفارم میں کمرہ عدالت میں آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کر کے قتل کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ کے بعد بھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقتول 3 افراد کے قتل میں ملوث تھا۔
दूसरी जानिब कराची के इलाके सोहराब गोट के पुल पर शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना 3 डाकुओं पर कार चढ़ा दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार की टक्कर से तीनों मुल्जिमान जख्मी हो गए, जिनको शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुल्जिम दम तोड़ गया। जख्मी 2 मुल्जिमान शेरुल्ला और अब्दुल नसीर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको इसी खबर से एक बार फिर आगाह करें कि कराची के इलाके सोहराब गोट के पुल पर शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना 3 डाकुओं पर कार को चढ़ा दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार की टक्कर से तीनों मुल्जिमान जख्मी हो गए, जिनको शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुल्जिम दम तोड़ गया। जख्मी 2 मुल्जिमान शेरुल्ला और अब्दुल नसीर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। PDMA के मुताबिक ज़ोब, DIG खान, कौमी शहरा, धानासर और मानिकुआ में लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतला है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई किलोमीटर इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंस गई हैं। इस्लामाबाद, पेशावर और सवात से आने वाली गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में रोक दिया गया। बलोचिस्तान से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को भी ज़ोब और शेरानी में रोक दिया गया। PDMA का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के माबैन ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ भीड़ में शेखान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया। दस्ती बम हमले से पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस की डफरी ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तमाई ज़्यादती और 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचमहल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में 20 साल पुराने केस में मुसलमानों को बरी कर दिया। 39 मुल्ज़िमान में से 13 मुल्ज़िमान को डिविजनल ट्रायल मौत हो गई थी। इस्तिस्ना ने अपनी दलील के हमायत में 190 गवाहों और 334 दस्तावेजी सबूत पेश किए, लेकिन अदालत ने दोहरा मेयार अपनाते हुए दलाल की हमायत न की। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुल्ज़िमान इस हजूम का हिस्सा थे, जिन्होंने 27 फरवरी को गुधारा में साबरमती ट्रेन चलाने के वाक़े के बाद 1 मार्च 2002 को होने वाले फ़िरका वाराना फसादात में कत्लेआम और मुसलमान ख़वातीन से इज्तिमाई ज़्यादती की थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से टकराने वाले तूफान और बगोलों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हैं। मीडिया के मुताबिक अमेरिका में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उठने वाले तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दर्जनों घर, कारें और दीगर अमलाक तबाह हो गए। होर्डिंग्स और दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए। बिजली की तारें टूटने से 6 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। अमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। जख्मियों में से 12 को इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में रखा गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सेक्रेटरी ख्वानगी डॉक्टर खुर्रम शहजाद और ADC झंग का शोरकोट का दौरा, मुफ्त 18 पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पूरे पंजाब में मुफ्त आटा की तकसीम जारी है, और इसी तरह शोरकोट में भी जो मेगा जान के जो पॉइंट बनाया गया है वो भी यहाँ पर शोरकोट म्यूनसिपल कमेटी में बनाया गया है। और यहाँ पर अभी सेक्रेटरी डॉक्टर खुरम उस्मान साहब ने यहाँ पे विजिट किया, सेक्रेटरी लिटरेसी है, उन्होंने भी विजिट किया, शोरकोट के तमाम पॉइंट्स को चेक किया है, और यहाँ पर जो आटा तकसीम किया है उसका चेक एंड बैलेंस। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुगल साहब। सर बताइएगा, आप ने विजिट भी करवाया है और जितने भी वहाँ पे पॉइंट्स आपके चल रहे हैं और आटा पे तकसीम हो रहा है, 30,000 के लगभग थैला आप बता रहे हैं, तो सर कैंडली इसमें अभी जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, आज यहाँ पे सेक्रेटरी लिटरेसी डॉक्टर खुरम शहजाद साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद रज़ा सराज साहब ने विज़िट किया है। यहाँ पे पॉइंट्स विज़िट किए हैं, चेक किया है, और डेली बेसिस पे हम कोई 30 से 35 हज़ार के दरमियान जो है आटे के बैग्स जो है वो तकसीम करवा रहे हैं। तो बिल्कुल रश तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रश यहाँ पे कंट्रोल है सारा, और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम हो रहा है आटा। और जितने भी जो आटे के बैग्स जितने, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है हमारी मिलों की, जितने वो आटे के बैग मैक्सिमम हो सकते थे वो हम रोज़ाना की बुनियाद पे तकसीम करवा रहे हैं। जिस तरह आटे की सप्लाई ज़्यादा आती जाएगी उसको मज़ीद बेहतर करते जाएंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्मूथ तरीके से तकसीम हो रहा है। शुरू कैंट पे आज एक कोई प्रॉब्लम आई है, उसके बारे में क्या बताएंगे साहब? आपको आटे की शॉर्टेज हुई है या और प्रॉब्लम है ऐसा? असल में होता ये है कि जहाँ पे आटा रश ज़्यादा हो जाता है और कोई भगदड़ का इशू हो तो वो सेंटर क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा कोई मसला ना हो, कोई नुकसान ना हो। आटा जो है वो अगले दिन स्टोर करके ज़्यादा आटा जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, यही कहना है कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जहाँ पर रश ज्यादा हो जाता है या कुछ किसी मामलात होते हैं, तो वहाँ पर सेंटर को क्लोज करके अगले दिन वहाँ पे आटा का स्टॉक ज्यादा करके चलाया जाता है ताकि आवाम को स्मूथली तरीके के साथ बेहतर से बेहतर सर्विस फराहम की जा सके। और शोरकोट में यहाँ पे 30 से 35 हज़ार जो है वो आटे का जो थैला है वो तकसीम किया जा रहा है, जिसकी सुपरविजन खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर रहे हैं, और साथ पूरी पुलिस इंतजामिया और जो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की जाती है ताकि खवातीन यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल वो भी मौजूद है, और खवातीन के लिए यहाँ पर कुर्सियां भी लगाई गई हैं आवाम के लिए, यहाँ पर सहूलियत फराहम करने के लिए एसी साहब जो है मुकम्मल ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ। उनका यही कहना है कि आवाम को जिस तरह से आपको बताएं कि बहावलपुर की सौगातें जायके में लाजवाब हैं, लेकिन रमजान में गुज्जर फ्योनियों के बगैर दस्तरखान अधूरा है। सहरी और अफ्तारी में गुज्जर फ्योनियों के बगैर मजे अधूरे रहते हैं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट पे। बहावलपुर शहर में वैसे तो बहुत सी खाने की एशिया अपनी मिसाल आप है, लेकिन जब बात है रमजान मुबारक के दस्तरखान की तो कजला फेनी सबसे मकबूल सुगात में आती है, जिसके बगैर सहरी और अफ्तारी अधूरी सी लगती है। बहावलपुर के शहर में अहमदपुरी गेट पर मौजूदा कजला फेनी की बहुत सी दुकानें हैं जहाँ इसकी तैयारी से लेकर बेचने तक का अमल सालों साल से जारी रहता है। खरीदारों का कहना है कि ईद के बायस इसकी कीमतों में हो जाता है, लेकिन कजला फेनी से इन्हें दूर नहीं कर सकता। सैर अफ्तार में बहावलपुर के शहरी फेनियाँ शौक से खाते हैं, जिसका अंदाज़ा इसकी फ़रोख्त से लगाया जा सकता है। इस मौके पर शहरियों ने कोई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, बहुत लजीज और बहुत अच्छी बनती हैं। ईद के मौके पर ये सहरी और अफ्तारी में भी खाई जाती हैं और आम दिनों में भी खाई जाती हैं। बड़ी मेहनत से बनती हैं और बड़ी अच्छा जायका होता है इसका। और दूसरी बात यह है कि आप गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं। ईद पर जैसे फैमिली वाइज किसी के घर में जाना हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये फेनियाँ बना रहे हैं हम, तकरीबन हर साल रमज़ान शरीफ में बनती हैं और बहुत अच्छे, मतलब ये भी अच्छा इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है और ये गिफ्ट के तौर पर बन रही हैं। तकरीबन रमज़ान शरीफ का वाबरकत महीना है, इसके अंदर ये बनती है और लोग खाते भी हैं, सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं और ये बेहतरीन चीज़ है। फिरोज वटवा में मुखैर हजरात की जानिब से सस्ता रमजान बाजार लगाया गया। बाजार में 600 वाला घी 430 जबकि 100 वाली चीनी 80 रुपए किलो। बाकी सामान भी निहायत कम कीमत पर दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। एक तरफ तो महंगाई ने गरीब की कमर जो है वो तोड़ कर रख दी गई है और हुकूमत की जानिब से भी फिरोज वटवा में रमज़ान का सस्ता पैकेज कोई भी नहीं दिया गया। इसी हवाले से फिरोज वटवा के मुखैर हज़रात की जानिब से सस्ता रमज़ान गुजार पैकेज का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर 600 वाला की 450, इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो है वो रियायती सस्ती मिल रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस सस्ते रमज़ान बाजार के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अपने इलाके में एक सहूलत मिली है सस्ते बाज़ार की, तो सस्ती चीज़ें मैं लेने आया हूँ। काफ़ी बाज़ार से बारात मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो इधर भी कुछ है जो लोगों की खिदमत करने वाले हैं।
جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ بازار کی نسبت بہت زیادہ سستی چیزیں مل رہی ہیں اور اللہ کا بھی شکر ہے کہ فیروز وٹوا میں بھی جو مخیر حضرات ہیں عوام کی مدد کرنے والے بھی ہیں. ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سستے رمضان بازار کے پیکیج بارے میں کیا کہنا ہے. ان کی طرف سے یہ انعقاد کیا گیا ہے. ہاں جی محترم، بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ سارا انالیسس کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم اپنے لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے تو ہمیں اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. میں نے چند دوستوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ان کو کہا جی کہ ہم لوگ نا لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، راشن نہیں دیتے، آپ ایسا کریں کہ آپ سستا رمضان بازار لگائیں اور وہاں پہ لوگوں کو بینیفٹ دیں. اور الحمدللہ ہم نے کل سے سٹارٹ کیا ہوا اور میرا ریٹ جو ہے نا وہ یوٹیلٹی روڈ سٹور سے بھی بہت زیادہ کم ہے. اللہ کا جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہ غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے دل میں خیال آیا. ہم نے چند دوستوں نے مل کر اس کام کا آغاز کیا ہے. اور حکومت ایل پی جی کی نئی کم قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی. دکاندار گیس سرکاری قیمت 229 روپے کی بجائے 250 روپے کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے. جی عاصم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، انتظامیہ ایل پی جی کو سرکاری قیمت پر فروخت کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. شہر بھر میں دکاندار ایل پی جی 245 روپے سے لے کر 250 روپے تک فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں، جبکہ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمتوں میں واضح کمی کی گئی تھی اور ایل پی جی کی سرکاری قیمت 229 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی تھی، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. جبکہ دکاندار گھریلو سلنڈر 2702 روپے کی بجائے 3000 روپے میں، جبکہ کمرشل سلنڈر 10,397 روپے کی بجائے 10,900 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ایل پی جی کی سرکاری قیمتوں کی بجائے من مانی قیمتیں وصول کرنے کے خلاف جہاں گھریلو صارفین پریشان ہیں، وہیں پر رکشہ ڈرائیور بھی سراپا احتجاج ہیں. رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ایل پی جی کی سرکاری قیمت پر فروخت کو یقینی بنائے، جبکہ دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں گیس پلانٹوں سے مہنگی سپلائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم گیس مہنگی جو فروخت کرنے پر مجبور ہیں. جی بہت شکریہ عاصم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. رمضان المبارک میں مہنگائی عروج پر ہے تو دوسری طرف لاہور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی غائب ہو گئے ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ گزشتہ روز ہونے والے جائزہ اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے. ڈیوٹی سے غفلت برتنے والے پرون نعمت علی، شلوک انور، محمد علی جنجوا، انم چودھری، وقار رحمان، فیصل وٹو، پارس زبیری، عمر نواز شیما سے وضاحت طلب کی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گی. افسران دفاتر کے بجائے فیلڈ میں انتظامی امور کی نگرانی یقینی بنائیں. عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.